जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एमपी ओएपीएम ग्रुप 5 वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये आपकी एमपीपीईबी की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके माध्यम से अप्लाई ऑनलाइन किया जाएगा और इस वेबसाइट का लिंक आपको डायरेक्टली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये लिंक आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद डायरेक्टली आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो। और अब जो स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं ये स्टेप्स आपको फॉलो करते जाना है, बट उसके पहले आप इसकी इंपोर्टेंट डेट्स और कुछ अन्य जानकारी थोड़ा शॉर्ट में जल्दी से जान लीजिए। तो यहाँ पर आप लोग इसमें 10 अक्टूबर 2020 से लेकर 24 अक्टूबर 2020 तक अप्लाई कर पाओगे। करेक्शन की जो लास्ट डेट रखी गई है वो आपकी 29 अक्टूबर 2020 रखी गई है। एग्जाम की डेट आपकी 16 से 27 दिसंबर 2020 तय की गई है। एप्लीकेशन फीस जनरल और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको 560 देनी है। SC ST OBC को 310 रुपए देनी होगी। एज लिमिट आपकी 1/1/2020 तक काउंट की जाएगी और जो एज लिमिट रखी है वो आपकी 18 से 40 साल के बीच रखी गई है। इसके अलावा गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट और OBC को 3 साल की छूट भी दी जाएगी। टोटल इसके अंदर जो पद निकाले गए वो 2150 है और किस कैटेगरी के लिए कितने वो आप देख सकते हो। और यहाँ पर आप नीचे पोस्ट वाइज जान सकते हो कि किस पोस्ट के लिए कितने पद निकाले गए हैं। अब चलिए बात करते हैं फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पर आपको आना है और यहाँ पर टिक करना है। टिक करने के बाद आपको नीचे आगे बढ़ाई के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि सामान्य पंजीकरण क्रमांक, अगर आप ऑलरेडी इसके अंदर रजिस्टर्ड हो तो आपको यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन आपने किया है वो नंबर डालना होगा और जो आपकी DOB है वो यहाँ पर आपको भरनी होगी। भरने के बाद जो कैप्चा कोड दिया जा रहा है, कैप्चा कोड आपको फिलअप करके आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक करना होगा। बट अगर आपने अभी तक इस वेबसाइट के ऊपर कभी किसी फॉर्म के माध्यम से रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आपको सिंपली यहां पर नीचे आना है और आपको देखने को मिल पा रहा है प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद क्या आपके पास पूर्व में पंजीकृत प्रोफाइल ID है? अगर है तो हाँ कर दीजिए, नहीं तो आपको ना कर देना है। अब ये ना करने के बाद यहाँ पर आता है प्रोफाइल पंजीयन। तो इसमें आपको सबसे पहले अपनी जो मोबाइल नंबर है वो डालना है और इसके बाद ईमेल ID यहाँ पर फिलअप कर देनी है और जो कैप्चा कोड या फिर सिक्योरिटी कोड यहाँ पर आ रहा है वो आपको भरना है और भरने के बाद आपको OTP प्राप्त करे के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों अभी जो आपने यहाँ पर नंबर भरा है इसके ऊपर एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पर आपको डाल करके OTP सत्यापन करे के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे आपके द्वारा दर्ज किए गए मोबाइल नंबर से पूर्व में एक पंजीकृत यानी कि इस नंबर से पहले भी एक रजिस्ट्रेशन है। साथ ही यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि क्या आप उक्त मोबाइल नंबर से नवीन प्रोफाइल पंजीकृत करना चाहते हैं। तो हम यहाँ से हाँ कर देते हैं और हाँ करने के बाद आपके सामने यहाँ पर पंजीकरण करे का ऑप्शन आएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने आ जाता है आपकी अन्य जानकारी जैसे कि प्रोफाइल पंजीयन और प्रोफाइल लॉगिन। तो बेसिकली यहाँ पर आपको सामान्य पंजीकरण क्रमांक जो कि आपको मैसेज के द्वारा भेज दिया गया है और जो पासवर्ड आपको मिला है वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है और डालने के बाद जो सिक्योरिटी कोड है यहाँ पर आपको फिलअप करके सिंपली लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएगा प्रोफाइल पंजीयन EKYC। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास आधार क्रमांक है? अगर है तो हाँ कीजिए, नहीं तो आप ना करेंगे। साथ ही आपको दिया जा रहा है कि विकल्प का चयन करें, EKYC OTP द्वारा सत्यापन या फिर EKYC बायोमेट्रिक द्वारा सत्यापन। तो चलिए हम यहाँ पर हाँ कर देते हैं और हाँ करने के बाद यहाँ पर हम EKYC OTP द्वारा सत्यापन करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आगे बढ़ाई के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो आपका नंबर आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड है उसके ऊपर एक OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पर आपको डाल करके जो कैप्चा कोड दे जा रहे हैं आपको फिलअप करना है और फिर आपको जनरेट EKYC OTP के ऊपर क्लिक करना है। सॉरी, यहाँ पर आपको आधार क्रमांक डालना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ये सिक्योरिटी कोड डाल करके जनरेट EKYC OTP के ऊपर क्लिक करना है, तब जाकर के आपके नंबर पर एक OTP आएगा। दोस्तों जैसे ही आपके पास OTP आ जाए वो OTP आपको यहाँ पर डालना है और डालने के बाद आपको गेट डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर एक न्यू इंटरफेस आ जाएगा जो कि कुछ इस प्रकार का होगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ ये सब जानकारी आपको फिलअप करते जाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरनी है जैसे कि आपका नाम, तो जो भी आपका नाम 10वीं की मार्कशीट के अनुसार है वो नाम आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम एंटर करना है और फिर आपको उपनाम के सामने अपना लास्ट नेम फिलअप कर देना है। अगर आपका लास्ट नेम नहीं है तो आप NA लिख दीजिए।
पति या फिर पिता का नाम। तो बेसिकली अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको अपने पति का नाम देना है, और नहीं तो आपको अपने पिताजी का नाम यहाँ पर फुल नेम एंटर करना है। फिर आपको यहाँ पर अपनी माताजी का नाम डालना है, और आपको बोला जा रहा है कि श्रीमती न लिखे, यानी कि एग्जैक्ट नेम लिखे जो कि आपका डॉक्यूमेंट के अंदर है। फिर आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। ये डेट ऑफ बर्थ आपकी 10वीं की मार्कशीट के अनुसार होनी चाहिए। क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है? अगर है तो हाँ कीजिए, नहीं तो आपको ना करना होगा, यानी कि नहीं करना होगा। बट इसमें मध्य प्रदेश के अलावा अन्य स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई वैसे इसमें कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर चूज कर लेना है। कास्ट कैटेगरी आपकी क्या है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी होगी। ये सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे देखने को मिलेगा आपको, क्या आप आर्थिक रूप से कमजोर है, यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर करते हैं तो हाँ कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। उच्च शैक्षणिक योग्यता का स्तर, यानी कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है वो यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। इसको चूज करने के बाद यहाँ पर निवास का क्षेत्र आपका पूछा जा रहा है ग्रामीण या फिर शहरी, तो जो भी है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा। विकलांगता विवरण, अगर आप विकलांग है तो यहाँ पर हाँ कीजिए, नहीं तो आपको ना करना होगा। अगर आप हाँ करोगे तो आपको अन्य ऑप्शन भी यहाँ पर चूज करने होंगे। फिर आती है वैवाहिक विवरण, क्या आप विवाहित है, यानी कि क्या आप मैरिड है? अगर है तो हाँ कीजिए, नहीं तो आपको नहीं करना होगा। अगर आप हाँ करोगे तो आपको शादी की डेट भी यहाँ पर डालनी होगी। साथ ही जीवित बच्चों की संख्या और अंतिम बच्चे की जन्म तिथि यहाँ पर देनी होगी। क्या अंतिम बच्चे जुड़वा है? इसका आंसर भी आपको हाँ ना में करना होगा। फिर नीचे आता है आपका पत्र व्यवहार के लिए वर्तमान पता, यानी कि आपका प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको डालना है। मकान नंबर आपका जो भी है वो यहाँ पर डाल देना है। आपके गांव का नाम जो भी है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। फिर यहाँ पर क्षेत्र कॉलोनी आपकी जो भी है वो यहाँ पर एंटर आपको कर देनी है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको फिलअप कर देते हैं। और तहसील या फिर शहर का आपके क्या नाम है वो यहाँ पर आपको भरना होगा। मैं एक रैंडम एड्रेस फिलअप कर रहा हूँ क्योंकि ये एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। फिर यहाँ पर आपको स्टेट ऑटोमेटिकली दी जा रही है, अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर नीचे देखोगे पिन कोड, तो आपको अपने जिले या फिर पोस्ट ऑफिस का पिन कोड एंटर कर देना है। करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो पासवर्ड हेतु स्वयं का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो कि आपको यहाँ से कंफर्म कर लेनी है। फिर संलग्न दस्तावेज यहाँ पर दिया जा रहा है कि आवेदक के शरीर का स्थायी पहचान चिन्ह। तो अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई एक ऐसा मार्क है जिससे आपके शरीर की पहचान होती है तो आपको उसके बारे में यहाँ पर जानकारी लिख देनी है। परीक्षा कक्ष में प्रस्तुत किए जाने वाला फोटो युक्त पहचान पत्र, तो आप इनमें से कौन सी आईडी देना चाहते हो वो आईडी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। कोई एक आईडी आपको यहाँ पर देनी ही होगी। फिर आता है आधार कार्ड नंबर जो कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिलअप है और वेरीफाई भी हो चुका है। बायोमेट्रिक परीक्षण का विवरण, क्या आपको फिंगर बायोमेट्रिक परीक्षण में कोई समस्या है? अगर है तो हाँ कीजिए, नहीं तो आपको ना करना होगा। अगर आप हाँ करोगे तो आपको यहाँ पर कारण भी चूज करना होगा। क्या आप अपने बैंक खाते का विवरण देना चाहते हैं? अगर देना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करोगे तो आपको यहाँ पर बैंक सेलेक्ट करना होगा, IFSC कोड डालना होगा और ये जानकारी भरनी होगी। अगर नहीं भी करते हैं, अभी नहीं देते हैं जानकारी, तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ पर आपको इसके ऊपर टिक करना है और टिक करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने भरी है इन सबको एक बार चेक कर लेना है। और चेक करने के बाद नीचे आकर के आपको यहाँ पर पंजीकृत करें के ऊपर क्लिक करना है। पंजीकृत करें के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ जानकारी वेरीफाई करने को मिलेगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, और कुछ जानकारी आपको यहाँ पर भरनी होगी। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। आपको यहाँ पर सैंपल भी दिया जा रहा है कि किस तरह का फॉर्मेट और कितने साइज में होना चाहिए। तो आपको क्लिक किया डाउनलोड टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने आपकी टेम्पलेट आ जाएगी। आप यहाँ से इस साइज के अंदर अपना एक इमेज लेकर के इसमें सेट कर दीजिए और यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर लगा देना है, जिससे कि इस टेम्पलेट के अंदर आपका जो फोटो है वो आ जाए। बेसिकली आपको ये पूरा यहाँ पर अपलोड करना होगा। साथ ही आपको यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन, ऊपर दिए गए घोषणा को बॉक्स 3 के अंदर अपने लेखन में कॉपी करें। यानी कि जो यहाँ पर आपको दिया जा रहा है ये चीज़ आपको यहाँ पर अपनी हैंड राइटिंग में लिखना है। और लिखने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको ये स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा निर्धारित स्कैन दस्तावेज फाइल, जिसमें कि आपका फोटो है, हस्ताक्षर है, हस्तलिखित टेक्स्ट है, आप यहाँ पर उसको अपलोड कीजिए। इसका जो फॉर्मेट है वो 220 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो फॉर्मेट JPG का रहना चाहिए। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और करने के बाद यहाँ पर भी आपकी वो फाइल है जो कि आपने इमेज लगा करके स्कैन कर करके उसको अपलोड स्कैन की है, वो आपको अपलोड करनी होगी। मैं यहाँ पर एक रैंडम फाइल ही अपलोड करने वाला हूँ क्योंकि मैं इस फॉर्म को डेमो के रूप में भर रहा हूँ। तो बस आपको ध्यान बेसिकली ये रखना है कि जो चीज़ आपको यहाँ पर बताई है वो आप यहाँ पर एज पर दी जो इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं उसके अनुसार ही
करें, जो कि आपके सामने ये परफॉर्मा है। फिर आपको यहाँ पर व्यू इमेज के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी आप यहाँ पर इमेज अपलोड करोगे या फाइल अपलोड करोगे वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आपको तीनों चीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। मुझे अपना फोटो उचित स्थान पर सही और स्पष्ट दिखाई दे रहा है तो आपको इसके ऊपर टिक करना है। सिग्नेचर सही दिखाई दे रहा है तो आपको यहाँ पर टिक करना है, और अगर ये भी आपका सही दिखाई दे रहा है आपको तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है। ध्यान ये रखना है बेसिकली इसी के अकॉर्डिंग आपको इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर इमेज फिट कर देना है, यहाँ पर सिग्नेचर लगा देना है, और यहाँ पर आपको इसमें जो टाइप करना है या फिर आपको बेसिकली हैंड से रिटर्न करना है तो यहाँ पर आपको इसको स्कैन करके अपलोड करना है। फिर नीचे आइए तो आप देखोगे जन्म तिथि प्रमाण हेतु संलग्न अंक सूची। तो यहाँ पर दोस्तों आप 8 या 10th की जो 12th की मार्कशीट है इनमें से कोई भी एक अपलोड कर सकते हो, या फिर अपना बर्थ सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हो। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहाँ पर भी आपका डॉक्यूमेंट है वो आपको सिलेक्ट करके ओपन करके अपलोड बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये डॉक्यूमेंट भी आपका अपलोड हो जाएगा। तो इसको अपलोड करने के बाद आपको नीचे आना है, और नीचे आने के बाद ये सभी जानकारी कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको फोटो देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो अन्य जानकारी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया मैंने ये रैंडम जानकारी यहाँ पर अपलोड की है, इसलिए कुछ ऐसा आ रहा है, बट आपके यहाँ पर एग्जैक्ट आना चाहिए, तभी आपको आगे चल करके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको यहाँ पर नीचे आकर के प्रिंट प्रोफाइल रिसिप्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इसको आप सेव कर लीजिए, या फिर यहाँ से थोड़ा स्मॉल करके इसका स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आपके पास ये जानकारी सेव हो जाए। अब आपको क्या करना है, आपने जहाँ से फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट किया था आपको फिर से वहीं पर आना है, यानी कि जो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद जैसे आप डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर ये इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको सामान्य पंजीकरण क्रमांक यानी कि जो रजिस्ट्रेशन आपको नंबर मिला है रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो यहाँ पर भरना है। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर भरनी है, और जो कैप्चा कोड दिया जा रहा है कैप्चा कोड डाल करके आपको सत्यापित करें आगे बढ़ाई के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे कि आपकी व्यक्तिगत जानकारी दी जा रही है, जो कि आप यहाँ से कंफर्म कर सकते हो। अगर आपको कहीं पर कोई मिस्टेक लग रही है तो आप उसको एडिट भी कर सकते हो, नहीं तो आपको सिंपली आगे बढ़ाई के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको फिर से एक सेम जानकारी देखने को मिल पा रही है, तो आपको यहाँ पर कुछ और अन्य जानकारी भी देखनी होगी। जैसे कि 34 पॉइंट है आपका संवर्ग यानी कि क्लास, तो यहाँ पर आपको इनमें से जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपको चूज करनी है, नहीं तो आपको यहाँ पर बिना वर्ग इसके ऊपर क्लिक करना है। ये करने के बाद आपको देखने को मिल पा रहा है कि मध्य प्रदेश के स्थायी निवासियों के लिए आयु सीमा में छूट संबंधी अन्य जानकारी। तो क्या यदि आप भूतपूर्व सैनिक है तो की गई सेवा की अवधि, आपको यहाँ पर पहले तो हाँ ना में आंसर देना है कि है या फिर नहीं है। अगर है तो उसकी अवधि भी देनी होगी। क्या आप 1/1/1963 के बाद राष्ट्रीय छात्र सेना में पूर्णकालिक कैडेट अनुदेशक के रूप में भर्ती किए गए हैं, अगर किए गए तो हाँ कीजिए, नहीं तो आपको यहाँ पर ना करना होगा। क्या आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनी शुदा कर्मचारी है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। क्या आप विधवा परित्यक्ता तलाकशुदा है, अगर है तो यहाँ पर हाँ कीजिए, नहीं तो आपको ना करना होगा। इसके बाद क्या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी है, अगर है तो हाँ कीजिए, नहीं तो आपको यहाँ पर ना करना होगा। ये करने के बाद आपको देखने को मिल पा रहा है क्लिक हियर टू सिलेक्ट प्रेफरेंस, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको फिर से नीचे आना है, और यहाँ पर आपको प्रेफरेंस दी जा रही है, यानी कि आप किस पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हो। आपके सामने यहाँ पर बेसिकली सभी पोस्ट आ रही है, तो आप कौन सी पोस्ट को कितनी प्रेफरेंस देना चाहते हो आपको चूज करना है। किस पोस्ट के लिए कितने पद है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल पा रहा है। अप्लाई करने के लिए उस पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी यहाँ पर आपको दिया गया है, तो आपको उनके सामने टिक कर देना है कि हाँ मैं इस पोस्ट को प्रेफरेंस देना चाहता हूँ। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर इतनी सारी पोस्ट है तो ये होता है कि आप एक से ज़्यादा पोस्ट पर एक साथ में अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना है उसी को प्रेफरेंस दे देनी है टिक करके। ये करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है, और नीचे आकर के जो अन्य जानकारी है उनको भी एक बार चेक करना होगा। जैसे कि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन अथवा नहीं, अगर आपके पास है तो हाँ कीजिए, नहीं तो आपको ना करना होगा। यू कैन नॉट अप्लाई बिकॉज यू डो नॉट हैव पंजीयन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफिस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। बेसिकली आपके पास होना ही चाहिए, अगर आपके पास नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे, इसलिए आपको यहाँ पर वो पंजीकरण क्रमांक भरना है, और किस डेट में आप पंजीकृत हुए हो वो यहाँ पर आपको डालनी होगी। तो चलिए हम यहाँ पर इसको फिलअप कर देते हैं। ये करने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आवेदित पदों हेतु नियम पुस्तिका के अध्याय 2 में उल्लेखित विभागवार एवं पदवार न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता व अन्य अर्हताओं को आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया है, तथा
तदनुसार आप शैक्षिक व अर्हता रखते हैं। बेसिकली जो आपकी एलिजिबिलिटी है, तो क्या आपने वो एलिजिबिलिटी चेक कर ली है कि इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, और मेरे पास वो क्वालिफिकेशन है। बेसिकली क्या आप पूरी तरीके से एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए, ये आपसे पूछ जा रहा है। अगर हो तो हाँ कीजिए, नहीं तो आपको ना करना होगा, और ना करोगे तो आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। फिर आपको यहाँ पर देखने को मिल पा रहा है कि आवेदक का आधार कार्ड क्रमांक जो कि आपने यहाँ पर भर दिया है, परीक्षा शहर जहाँ से लिखित परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं, यानी कि आप किस सिटी को एग्जाम के लिए प्रेफरेंस देना चाहते हैं, वो सिटी आपको यहाँ पर चूज कर लेनी है। फिर जो डिक्लेरेशन है उसके नीचे आपको राइट क्लिक करना है, और करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी इन सबको चेक करने के बाद आगे बढ़ाई के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। अब आपको यहाँ पर प्रत्येक जानकारी चेक कर लेनी है जो कि आप करना चाहते हो। तो यहाँ पर अच्छे से जानकारी कंफर्म करने के बाद आपको नीचे आना है, और नीचे आकर के या तो आप यहीं से प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट कर लीजिए, और नहीं तो आपको नीचे आकर के यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने पेमेंट के ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें कि आप अपनी एप्लीकेशन फीस नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, IMPS, UPI या फिर वॉलेट के माध्यम से कर सकते हो। तो इसमें से आप जिस भी माध्यम से करना चाहते हो वही सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आपको उसी के सामने जो ऑप्शन है उसके ऊपर टिक करके अपनी जो कार्ड की जानकारी है वो भर देनी है। यहाँ पर साउथ इंडियन बैंक, नो ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग फ़ी, और इस पर भी कोई प्रोसेसिंग फ़ी नहीं लगेगी। तो बेसिकली आपको यहाँ पर जिस भी माध्यम का इस्तेमाल करना है उसी के माध्यम से अपनी एप्लीकेशन फ़ीस जमा कर देनी है। बस फीस जमा करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप फीस जमा करें और फीस जमा करते वक्त आपकी फ़ीस अकाउंट से कट हो जाए, बट वेबसाइट के ऊपर अपडेट ना हो, तो आपको दोबारा से फीस जमा नहीं करनी है। आपको वेट करना है ताकि वो फीस या तो आपको रिफंड हो या फिर वेबसाइट के ऊपर अपडेट हो जाए। तो इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पर ये एप्लीकेशन फॉर्म भर पाओगे। आई होप ये जो प्रोसेस है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।